आक्रमण मौर्य वंश के बाद में कौन कौन आए थे आक्रमण करने, यह हम देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि मौर्य वंश से जब स्थापना नहीं हुआ था उससे पहले ही भारत में कौन कौन आक्रमण विदेशी करने आए थे। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जब मौर्य वंश था 16 महाजनपद है, और 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद जो है मगध महाजनपद है, और ये मगध महाजनपद सारे जनपदों को अपने में मिला लिया। जितने भी 16 के 16 महाजनपद है उनको अपने में मिला लिया और अपना सबसे बड़ा मगध महाजनपद कर लिया, जिस समय बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, नागदशक, ये शिशुनाग, कालाकोश जितने भी थे, ये धनानंद आया, चाहे महापद्म नंद आया, चंद्रगुप्त मौर्य आया, ये सारे के सारे जितने भी थे ये सबने मिलजुल के बना लिया था अपना एक बहुत बड़ा मगध महाजनपद और साम्राज्य अपना बहुत बड़ा बना लिया था साम्राज्य। तो जब उन्होंने बना लिया था तो इससे पहले जिस समय नंद वंश चल रहा था, उस नंद वंश का जब राजा महापद्म नंद था, उसका बेटा धनानंद था, धनानंद का जिस समय शासन चलता था उस समय का वो शासक था, तो उस समय पहले ही भारत पे सिकंदर से पहले डेरियस आया था आक्रमण करने के लिए। तब मौर्य वंश का स्थापना नहीं हुआ था। जब मौर्य वंश का स्थापना नहीं हुआ तो उससे पहले डेरियस आया था, उसके बाद सिकंदर ने डेरियस को हराया, ईरान को हराया, सब कुछ हराते हुए ये सोचा कि हम भारत पे आक्रमण कर लें। लेकिन आज हमें इस वीडियो में जानना है कि भारत जब मौर्य वंश का स्थापना हो गया उसके बाद जो जो शासक आए उसके बारे में। तो जब मौर्य वंश का स्थापना हुआ उसके बाद देखिए इंडो ग्रीक आए थे, जिसे कहा जाता है यवन, यूनानी कहा जाता है, ये आए थे पहली बार, यानी मौर्य वंश की स्थापना के बाद ये सोचे कि अब तो मौर्य वंश में कोई ऐसा बचा ही नहीं, हम चलते हैं वहां पे युद्ध करने या हम अपना साम्राज्य बढ़ाने चलेंगे। लेकिन वहां पे तो चल रहा था उस समय शुंग वंश। अब शुंग वंश ने इसके साथ क्या क्या किया देखिए। अब उसके बाद आया था शक शासक। शक शासक ये सब कहाँ के थे, ये मध्य एशिया के थे। और जितने भी ये सब आए थे ना, इधर नीचे वाले जो भी पहलवा शासक था, कुषाण शासक था, जिस समय कुषाण वंश के शासक कनिष्क था, उस समय सबके सब आए थे मध्य एशिया से, क्योंकि वहां का शुक्रो एक ऐसा मतलब राजा कहिए या फिर शासक था कि जो किसी को वहां पे रहने नहीं देता था। अच्छे अच्छे राजा लोग भागना स्टार्ट कर दिए मध्य एशिया से, और जब वहां से भागे ना तो बिखरे, और बिखर के आगे कहाँ पे, भारत पे। तो ऐसे से 5 राजाओं ने आके भारत पे अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कंधार में आके तक्षशिला, कंधार, इन जगहों पे, नासिक में जो महाराष्ट्र में नासिक में आ गया, मथुरा में आ गया, ये सब जगहों पे आके चारों के चारों सोचे कि हम बस जाएं। तो भैया बसने कौन देगा, बसने तो नहीं देगा। बाहरी लोग आके अगर अपने भारत पे सोचे कि हम बस जाएं तो भाई कमजोर राजा रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ताकतवर रहेगा तो किसी को बसने नहीं देगा। तब हम देखते हैं क्या, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत पे सिकंदर के आक्रमण से पहले भी एक राजा आया था जिसका नाम था डेरियस। तो डेरियस के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया है। और उसके बाद सिकंदर आया था। तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण करने के लिए आया, लेकिन वो आक्रमण नहीं किया क्योंकि ब्यास नदी को नहीं ढक पाया। उसके सैनिक थक भी गए थे, वो वापस भी लौट गया, और वापस जाके वो बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी तबियत खराब हो जाती है। बेबीलोन कहाँ पे, इराक में बेबीलोन है, तो बेबीलोन में आके उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हमें अब जानना है किसके बारे में, इंडो ग्रीक के बारे में। तो इंडो ग्रीक के बारे में देखो, इंडो ग्रीक यानी इसे यूनानी भी कहते हैं, इंडो ग्रीक वाले को इसे यवन भी कहते हैं। यूनानी शासक जो मिनांडर थे ये राजस्थान में पधारे पहले और सोचे कि चलते हैं हम, क्योंकि उस समय मौर्य वंश का स्थापना हो गया था। लेकिन अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया था। जब बौद्ध सम्राट अशोक महान ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, और अब सोचा कि हम मार काट नहीं करते हैं, क्योंकि कलिंग पे आक्रमण किया था उससे वो मतलब कि नर्वस हो गया कि इतने बच्चे, बुढ़े, जवान सबको हम मार दिए हैं, अब हम कलिंग पे आक्रमण कर दिए, अब हम नहीं करेंगे कुछ, हम बौद्ध धर्म का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। बौद्ध धर्म का उसने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब उसका शासक खत्म होता है, मतलब वो नहीं रहता है, तो सोचते हैं सब कि मौर्य वंश तो समाप्त हो गया, चलते हैं हम। लेकिन मौर्य वंश में तो 7 शासक ने वंश ने अपना अपना स्थापना, कौन सा, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश,
सातवाहन वंश, ये सब वंशज आए ही अभी तक। तब से ये सोचा कि अब मौर्य वंश तो समाप्त हो गया, चलते हैं हम, क्योंकि वहां का जो शासक अशोक था किसी को नहीं छोड़ता था, वो हट गया। मिनांडर सोचा कि चलो हम चलते हैं, तो इसे यूनानी कहा जाता है। तो ये मौर्य वंश की स्थापना के बाद आया था। और जब ये आया यूनानी मिनांडर, तो इसको देखा कौन, शुंग वंश का राजा था उस समय, पुष्यमित्र शुंग। उसने कहा ये कौन आ गया, चल तेरे को मैं दौड़ा के मारता हूँ। मतलब वो उसने उसको मारना स्टार्ट कर दिया। वो क्या युद्ध करेगा, उसको मारा पीटा गया, और मार पीट के उसको क्या बना दिया गया, वो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। ये नागसेना, जो नागसेना थी, बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर दिया किसको, इस मिनांडर को। मिनांडर आया था लेकिन ये परास्त हुआ, और परास्त होने के बाद आराम से क्या बन गया, ये बौद्ध धर्म ये भी अपना लिया। कहा हम भी बौद्ध धर्म को अपना लिए, बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, मार काट करने से कोई मतलब नहीं, अब हम बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। कितना ये चालाक था, चालाक नहीं था, चालाक था तो मौर्य वंश के आ गया था, सोचा कि हम यहाँ पे राज अपना करते हैं। ऐसे कैसे, पुष्यमित्र शुंग ने इसको मार के दहाड़ दिया था। और उसके बाद एक और राजा आया था, एक और यूनानी आया था शासन करने के लिए, ये था हेलियोडोटस। ये मतलब ये किसका गुप्तचर था, एंडियोकिड्स का ये गुप्तचर राजदूत था। और सोचा ये भेज दिए कि जाओ भारत में जाके देखो कि क्या क्या हो रहा है, मौर्य वंश का स्थापना जो हुआ था वो तो अब खत्म हो रहा है मौर्य वंश, और वहां पे जाके तुम लड़ाई करो, और वहीं तक हम लोग पहुंचते हैं। ये आया, इसको इतना अच्छा से मतलब कि इसको समझा दिया गया, मान लीजिए इसको भी धो दिया गया कि ये आया और मध्य प्रदेश में आया था, और विदिशा में हिंदू धर्म अपना लिया, और कहा कि भैया हम कुछ नहीं, हम हिंदू हैं। अब हिंदू धर्म अपना के अपने वहीं पे रहने लगा, वहीं पे रह रहा था। तो विदिशा में इसे हिंदू धर्म अपना लिया। ये कहाँ से आया था, हिंदू कुश पर्वत से आया था ये, वहीं से, इसलिए इसे कहते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक जो मतलब मान लीजिए कि जो भारत अपना था, भारत को पहले क्या कहा जाता था, सिंध कहा जाता था। अब ये सब आए, इंडो नाम रख दिए इसका, या इंडस इसका नाम रख दिए। ये अंग्रेज भी है, मतलब ये भी बहुत चालाक थे, यूनानी सब आके इसका ये नाम रख दिया। और जहां से आया था हिंदू कुश पर्वत से, ये वो क्षेत्र था बैक्ट्रिया क्षेत्र, इसे कहा जाता था बैक्ट्रिया क्षेत्र। तो ये आपको एक पहला इंडो ग्रीक यवन वाला जो था, ये तो आपने समझ लिया। पूरा समझ में आया कि नहीं, उस समय कौन सा वंश चल रहा था जिस समय इंडो वाला आए थे, इंडो ग्रीक वाला आए थे, उस समय का जो चल रहा था ना, वो वंशज मगध महाजनपद में शुंग वंश चल रहा था। और शुंग वंश का राजा पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। उसका बेटा अग्निशुंग होता है, लेकिन वो ज्यादा उसका मतलब नहीं है अभी फिलहाल में। आप लोग पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानिए। तो पुष्यमित्र शुंग ने उसको क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से, वहीं पे होता था शुंग वंश में ही, वही यज्ञ का स्थापना करा कि ये अश्वमेध यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ दिया जाए, जहां तक घोड़ा जाए वहां तक राज्य हमारा है। ये बहुत दिमागदार से, अपने दिमाग से काम लेता था। और वहीं पे जो घोड़ा रोक दिया, भैया वो क्षेत्र नहीं पाएगा तो युद्ध करेगा, तो घोड़े को रोकना भैया व्यर्थ था, कोई रोकता ही नहीं, कहता जा जितना तक लेके जा रहा है सबको लेके जा। ये धीरे धीरे ये भी इसका शुंग वंश भी खत्म हुआ, कर्ण वंश आ गया था, जिस समय कर्ण वंश में आए थे, कर्ण वंश में वासुदेव थे। इसके बाद सातवाहन आता है, कर्ण वंश में कुछ ज्यादातर नहीं किया, वो आए थे। अब सातवाहन वाला वो बहुत ज्यादा थे, मगध का सातवाहन जो वंशज था वो बहुत तेजी का फैला हुआ था। अब आता है, हम देखते हैं शक शासक के बारे में देखते हैं। शक वंश का जो शासक था, जिसे क्षेत्रक कहा जाता था, इसे जो उस शासक को, जो राजा था, उस राजा को, शक वंश का जो शासक था उसे क्षेत्रक कहा जाता था। ये सब मध्य एशिया से आए हुए व्यक्ति थे। ये इसलिए मध्य एशिया से आए थे कि मैं आपको बताई हूँ कि हुंडो जो था, हुंडो वहां का एक मतलब सम्राट ही था, समझिए, बहुत बलवानी था। वो सबको मार के भगाता था, और इन लोगों को भी मार के भगाना स्टार्ट किया। तो वहां से कुछ कुछ लोग भागे, और भाग के कुछ कुछ जगहों पे आ गए। तो ऐसे ही कुछ आ गए जो कि एक कंधार में आके बस गया, एक तक्षशिला में आके बस गया, एक मध्य प्रदेश में
आके नासिक में बस जाता है, एक मथुरा में बस जाता है। इस तरीके के 4 के 4 आए, चारों यहाँ बस गए। कहा गया भैया तू कहाँ आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया, चल ठीक है। तो अब एक वहां का जो शासक था वो शक वंश का जो शासक था, उसे क्षेत्र कहा जाता था। ये हुंडो द्वारा इसे भगाया हुआ ये शासक थे, ये खदेड़े हुए थे अपने देश से, मध्य एशिया से खदेड़ा गया था। ये मथुरा में शक शासक आ गया, और मथुरा कहाँ है, मथुरा यूपी में है, ये मथुरा यूपी में है। अब उसके बाद वहीं के नीचे मालवा है, और यूपी के नीचे मालवा है। मालवा के राजा ने इसको पराजित कर दिया, शक शासक को मथुरा के राजा ने पराजित कर दिया। कहते रुक, अब तेरे को तू मानेगा नहीं, तू और आगे बढ़ेगा, अब हम तेरे को पराजित कर देते हैं। तो ये पराजित कर देता है। तो इसी को विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। इसने क्या किया, इस राजा ने, जो मालवा का राजा था, इसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। कई राजाओं ने इसे भी मतलब कि इस उपाधि को धारण कर लिया था। तो विक्रम संवत की शुरुआत किया 57 ईसा पूर्व में, यानी कि ये कैलेंडर एक बनाया, और उस कैलेंडर में उसने 57 वर्ष, यानी कि जिस समय आज हमारा कैलेंडर जो चल रहा है ग्रेगोरियन ऐसे कुछ कैलेंडर है, इस कैलेंडर से पहले ही एक बना दिया था। कौन सा, ये विक्रम संवत। आप लोग को पता है कि जो हमारा भारत का संविधान है, भारत के संविधान उद्देश्य प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए, मतलब जो इसके नीचे जो लिखा गया है, तो कहता है विक्रमीय संवत 2006 उस समय का दिन था 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमीय, ये सब उसमें लिखा गया है। तो उसी समय का जो लिखा गया 2006 का मतलब होता है, आप उद्देशिका देखना, उद्देशिका में लिखा होगा 2006। तो जिस समय हमारा संविधान लिख गया था, लिख के लागू नहीं हुआ था, लिख गया था उस समय, यहाँ पे 6 लिखना है, तो 2006 था उस समय। लेकिन मानो तो 1949 में संविधान लिख गया था, लेकिन इस विक्रम संवत के तहत, यानी जो बनाए थे इस कैलेंडर को विक्रमादित्य ने, इस कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत को हम लोग पीछे 57 साल पीछे लेके जाके और देखेंगे, तो जो हमारा 26 नवंबर 1949 आता है, 1900 क्या आता है, 49 आता है। इस 1949 में से हम लोगों ने 500 मतलब 57 को अगर माइनस कर देते हैं तो 2006 आता है। तो तब 2000 तभी हम लोग लिखते हैं कि उस समय के अनुसार 2006 में हमारा संविधान क्या हुआ है, लिख गया है। 2006 में हमारा संविधान लिख गया है। उद्देशिका यानी संविधान हमारा 2006 में लिख गया है, इस उद्देशिका में दिया गया है। लेकिन जो हमारा चल रहा है, जो हमारा प्रेजेंट में चलता है, तो हम 1949 कहते हैं। 1950 में लागू हो गया था हमारा संविधान। तो उद्देशिका में हमारे लिखा गया है विक्रमी संवत के बारे में। ये जब आपको पढ़ाऊंगी एक बार ना, उसको उद्देशिका को तब बताऊंगी जब मैं पॉलिटिकल जब पढ़ाऊंगी पॉलिटिक्स, तब उसमें आपको संविधान के बारे में, पूरा चीज के बारे में ढंग से बताऊंगी। अब आपको शक शासक के बारे में तो शक नहीं रहा कि अभी है, हाँ अभी है। क्यों है, क्योंकि एक ही मथुरा में जो आया था उसके बारे में आपने देख लिया था। मथुरा के शासक जो थे उन्होंने उसको मार के भगा दिया था। अब यहाँ पे था जो नासिक के शक शासक नहपाल। तो ये सातवाहन यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर दिया था। अब ये सातवाहन जिस समय मगध महाजनपद में वंश चल रहा था, तो सातवाहन वंश जब था उस समय में ये गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसको पराजित कर दिया था। इसका नाम था नहपाल, और नहपाल को पराजित पूरे तरीके से कर दिया, और करने के बाद कहा कि अब तू कहाँ जाएगा, चल यहाँ से भाग। तो मतलब कि इसको भगाना इस तरीके से था। तो ना एक बात आप समझ लेना, अभी कल के वीडियो में आपको बता दी हूँ, इस नहपाल के विषय में बता दी हूँ, पूरे डिटेल में बता दी हूँ कि किस तरीके से इसने आके सोचा कि हम आके इस पे हमला करते हैं, और महाजनपद में मौर्य वंश तो है नहीं, और मौर्य वंश है नहीं, तो हम जाके अपना शासन करते हैं। लेकिन उसको क्या पता था कि पहले ये इंडो वाला सोच के आया था, जो इंडो ग्रीक वाला सोच के आया था।
तो इसको शुंग वंश ने परास्त कर दिया था। और जब ये सोच के शक शासक जब सोच के आया था, ये क्षेत्रक जो था, ये राजा उस समय का शासक यानी क्षेत्रक कहा जाता है, ये सोच के जब आया था तो इसको पराजित करने के लिए सात वाहन वंशज के थे लोग, वो पराजित कर दिए। और वो थे कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इनको हरा दिया था, मतलब उसे नहपाल को हरा दिया था। रुद्रदामन के बारे में भी बताई हूँ कि रुद्रदामन ने तो नहीं हराया था, रुद्रदामन ने इसी के बेटा को हरा दिया था, जो वशिष्ठीय पुत्र पुलमा ऐसा कुछ उसका नाम था, उसको हरा दिया था। रुद्रदामन बहुत ताकतवर था, ठीक है, वो भी एक शक शासक ही था, उसने तो इसको हरा दिया। तो मतलब कि ये आपस में इनकी लड़ाई होती गई, ये मगध महाजनपद आगे बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे जितना जल्दी आगे बढ़ा उतने जल्दी लोगों ने इस पे, अंग्रेजों ने भी अपना मतलब अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। ये सब आए, बहुत लोग आए, यहाँ तक लड़ाई मार झगड़ा पहले पीछे से बहुत ज्यादा होता आ रहा है। उसके बाद आता है कुषाण शासक। ये वाला तो पहलवक शासक के विषय में कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं किया। इसने क्या किया था कि इसने बहुत कुछ तो नहीं किया, सिर्फ आया और जैसे कि उथल पुथल नहीं मचा पाया, आराम से बैठा, कुछ नहीं किया, तो इसके बारे में नहीं हम समझते हैं। लेकिन हम समझते हैं कुषाण शासक। कुषाण शासक का सबसे योद्धा मतलब कि प्रतापी शासक मानो तो कनिष्क है, लेकिन कनिष्क से पहले एक राजा आया था, एक शासक और आया था जो पहला था। इसका नाम था कुजुल कंड फीसेस। कुजुल कंड फीसेस ये एक राजा था, लेकिन इसने भी कुछ नहीं किया। इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म में उसी में आके कहा कि हम बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, उसी में भगवान बौद्ध राम उनका बुद्ध का नाम लेके मस्त रहा, ठीक है। तो इसने कुछ नहीं किया, ये पहला शासक आया, इसने भी कुछ नहीं किया। आता है सबसे कुषाण वंश का सबसे मतलब कि प्रतापी शासक का हो तो कनिष्क आया था। और कनिष्क क्या यहाँ का था? ये भी यहाँ का नहीं था, ये शक शासक था, क्योंकि ये भी भगाया हुआ मध्य एशिया से एक व्यक्ति था। ये भी आया, कि वहां से बता तो रही हूँ आपसे, शिशुकुड़ों ने भगा दिया था सबको और सबने भाग भाग के यहाँ पे आया। और भाग के आने के बाद देखो इनका आके बस गए और आराम से ये बसा और अपना राज्य अभिषेक करा दिया। राज्य अभिषेक को क्या किया? कराया अपने राज्य अभिषेक। 78 ईसा पूर्व में इसने राज्य अभिषेक को करवाया था और ये आराम से वहीं पे रहने लगा। कनिष्क को अशोक द्वितीय भी कहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत प्रतापी राजा था। कनिष्क को अशोक द्वितीय भी कहते हैं। और कनिष्क ने ही बौद्ध संगीति करवाया था। चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क ने करवाया था। और आपको पता होगा कि पहला जो था पहले को कराने वाले थे कौन से? एक मिनट रुक जाइए, आपको बता रही हूँ। देखिए, जो पहला बौद्ध संगीति था अजात शत्रु ने कराया था। अजात शत्रु ने कराया था, समझ में आया? और ये कराया था कब? ये कराया था 483 ईसा पूर्व में, यानी बीसी में। 483 ईसा पूर्व यानी बीसी में। ये कहाँ पे कराया था? तो उस समय मगध की राजधानी थी राजगृह या राजगीर। तो अजात शत्रु ने कराया था 483 बीसी ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगीति कराया था और राजगृह में कराया था। दूसरे बौद्ध संगीति को कालाकोस ने कराया था। कालाकोस ये किस वंश का था? शिशुनाग वंश का ये राजा था। और ये अजात शत्रु किस वंश का था? हर्यंक वंश का राजा था। ये इसके पिता का नाम था बिंबिसार और बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु था। इसने बौद्ध संगीति कराया था राजगृह में। उस समय मगध की राजधानी जो थी राजगृह ही थी। लेकिन जो ये कराया था 383 में, 383 ईसा बीसी में कराया था। और ये कराया था वैशाली में। कहाँ पे कराया था? वैशाली में। वैशाली उस समय बन गया था मगध की राजधानी वैशाली। कालाकोस ने कराया था कब? वैशाली में कराया था। राजगृह से हटा के शिशुनाग वंश जब आया था वैशाली में इसका राजधानी करवा दिया था।
तो वैशाली में बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ।